अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। क्लास 12 में केमिस्ट्री में हम यूनिट 5 आज स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें से बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए, आज हम टॉपिक बताने जा रहे हैं अधिशोषण क्या होता है, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे हम। यानी अधिशोषण क्या होता है और अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले देखिए, दैनिक जीवन में आपके आसपास अधिशोषण की घटना भी होती है और अवशोषण की घटना भी होती है। एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, अवशोषण, और अधिशोषण भी होता है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यह दोनों घटनाएं आपके आसपास होती हैं। जैसे देखिए, आपके बगल में ही अगर देखा जाए तो अधिशोषण हो रहा है। क्यों? हम पेन से लिख रहे हैं तो इसमें जो इंक है वह ब्लैक बोर्ड की सतह पर चिपक जा रही है। जो इसमें इंक है वह ब्लैक बोर्ड की सतह पर चिपक रही है। तो अधिशोषण में ही होता है कि द्रव या गैस, यह बताइए, इंक द्रव के मॉलिक्यूल है या इसी तरह गैस भी हो सकती है। तो द्रव या गैस का मॉलिक्यूल अगर ठोस की सतह पर जाकर पृष्ठ से लग जाए, केवल पृष्ठ से लगेगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पृष्ठ से लग जाए, तो यह कहलाता है क्या? अधिशोषण कहलाता है। आपकी बताइए, बगल में ही अधिशोषण हो रहा है हमारे द्वारा। जब हम लिख रहे हैं तो इंक जो है ब्लैक बोर्ड की सतह पर जो है उसकी सतह पर केवल चिपक रही है। बताइए, अंदर तो प्रवेश नहीं कर रही है, चिपक जाती है। तो यह बताइए एक प्रकार का क्या है? अधिशोषण। इसी तरह देखिए, गैस के मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि द्रव की सतह पर जाकर लग जाते हैं। अब बताएं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक आप बर्तन ले लीजिए, इसमें द्रव भर लीजिए, और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल कर लीजिएगा। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल अगर आपको यहां रखना है तो इस बर्तन पर या तो पिस्टन लगा दीजिएगा। एक पिस्टन देखिए, इस तरह पिस्टन रहेगा और यह देखिए दबाने के लिए बना रहता है, यह पिस्टन है। अगर ये पिस्टन द्वारा इस पर दबाव डालेंगे गैस पर, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वह इसके पृष्ठ पर आकर क्या हो जाता है? द्रव के पृष्ठ पर आकर क्या हो जाता है? लग जाता है। तो यह बताइए, गैस का मॉलिक्यूल द्रव के पृष्ठ पर लग गया, तो यह भी बताइए एक प्रकार का अधिशोषण है कि नहीं? यह भी एक प्रकार का क्या है? अधिशोषण। इसके अपोजिट अगर जाएगा तो वह अवशोषण होता है। अवशोषण में क्या होता है कि जो गैस या द्रव का मॉलिक्यूल है वह सतह पर नहीं बल्कि अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। पृष्ठ भाग पर नहीं बल्कि उसके अंदर, जिसको बुल्क कह सकते हैं, यानी अंदर तक वह प्रवेश कर जाएगा। अब बताइए, गैस का मॉलिक्यूल अगर अंदर तक प्रवेश कर जाए और हर जगह फैल जाए, तो यह बताइए क्या है? यह कहलाएगा क्या? अवशोषण कहलाएगा। तो आप अधिशोषण में समझ गए ना? अधिशोषण में केवल पृष्ठीय भाग पर लगेगा। वह भी अधिकांश केसों में देखा ही जाता है कि गैस या द्रव के मॉलिक्यूल जो है ठोस के पृष्ठ पर जाकर क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। केवल पृष्ठ भाग पर लग जाते हैं या कहिए चिपक जाते हैं। तो यह घटना कहलाती है क्या? अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको आप बोलते हैं। तो पहले देखिए, आप हेडिंग अधिशोषण की डालिएगा, इस हेडिंग को डालिए पहले। अगर यह दोनों पार्ट नोट कर लिए हैं तो नीचे हेडिंग डालिएगा अधिशोषण। एक बार अधिशोषण हेडिंग डालिएगा।
लिखिएगा, अधिशोषण में द्रव या गैस के अणु, द्रव या गैस के अणु किसी ठोस के पृष्ठीय भाग से, किसी ठोस के पृष्ठीय भाग से लग जाते हैं, पृष्ठीय भाग से लग जाते हैं। याद रहेगा ना, अधिकांश ये देखा गया है, लग जाते हैं। लिखिएगा, इसमें द्रव या गैस जो कि अधिशोषित होते हैं, जो कि अधिशोषित होते हैं, अधिशोष से कहलाते हैं, अधिशोष से कहलाते हैं, अधिशोष से कहलाते हैं, तथा ठोस का पृष्ठ जिस पर यह लगते हैं, जिस पर यह लगते हैं, अधिशोषक कहलाता है। जिस पर यह लगते हैं अधिशोषक कहलाता है। देखिए, उदाहरण हमने दिया कि जो इंक है हमारी, वह ब्लैक बोर्ड के तल पर जाकर चिपक जा रही है। तो बताइए, जो इंक है वह बताइए अधिशोष से है कि नहीं? अधिशोष से है। और किस भाग पर ब्लैक बोर्ड का जो तल है वह क्या है? अधिशोषक है। तो इसमें दो भाग रहेगा, एक अधिशोष रहेगा और एक क्या रहेगा? अधिशोषक रहेगा। यहां बताइए, यह गैस है और द्रव है, यहां बताइए क्या होना? अधिशोष है, कौन अधिशोषक है? अधिशोष गैस का मॉलिक्यूल है, बोलिए। और अधिशोषक में क्या है? द्रव का मॉलिक्यूल। यह अधिशोषक है। अधिशोषक का मतलब अपने ऊपर जो सतह पर चिपकाएगा या लगाएगा। तो समझ जाएंगे ना सब लोग? तो हम बता दिए कि अधिशोषण किसे कहते हैं। इसका जवाब आपके पास हो गया। और इसके दो भाग होते हैं, आप जान ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो अधिशोष से और क्या? अधिशोषक हो जाएगा। कन्फर्म हो गए सब लोग? इसके बाद अधिशोषण के प्रकार हेडिंग डालेगा। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार में पहला नंबर हेडिंग डालेगा भौतिक अधिशोषण। अधिशोषण हेडिंग डालेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन रहेगा। भौतिक अधिशोषण, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें कई चीजें आपको जनरल नॉलेज भी मिलेंगी, जनरल जानकारी भी मिलेगी, सब हम बताएंगे। भौतिक अधिशोषण। और दूसरा रहेगा, यह भी जानते रहेगा, दूसरा रहेगा रासायनिक अधिशोषण रहेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन रहेगा।
तो देखिए, नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक, तो जो भौतिक होता है वह दिखावा होता है। क्या करें, भौतिकता में ज्यादा दिखावा किया जाता है, मजबूती कुछ नहीं होती है, केवल दिखावा होता है। लेकिन रासायनिक में अगर देखा जाए, केमिकल जो बोला जाता है उसमें मजबूती भी होती है, उसमें मजबूती भी होती है। नाम से ही समझिए पहले, भौतिक और रासायनिक। तो हमने बताया भौतिकता में जब दिखावा होगा तो बताइए, यह देखा जाए तो कमजोर होगा। क्यों? दिखावा वाला कमजोर होता है। क्या है बताइए? देखा जाता है पिक्चर में, देखिएगा महल सा बना होता है, एकदम लगता है महल सा है, लेकिन मजबूती थोड़ी सी भी नहीं होती है। पता चलता है अगर थोड़ा सा धक्का लगा तो सब गिर गया। बताइए, अगर इस तरह दीवार होती तो गिरती क्या? बोलिए, इस तरह दीवार होती तो गिरती नहीं। बहुत देखने में अच्छा लगता है, बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो हमने कहा भौतिक से ही समझिएगा, भौतिक अधिशोषण अगर हो रहा है तो जो अधिशोष से अधिशोषक के पृष्ठ पर लगेगा, सही बोल रहे हैं ना, जो क्या अधिशोष से, यह अधिशोष है कि नहीं, वह अधिशोषक यह है, अधिशोषक के पृष्ठ पर जब लगेगा तो इसके बीच जो बंध बनेगा वह दुर्बल होगा। बोलिए, हमने कहा भौतिक में बहुत दुर्बल होता है, इनके बीच जो बंध बनेगा। आप बताइए, गैस का मॉलिक्यूल ठोस के पृष्ठ पर आएगा तो कोई न कोई तो बल लगेगा, कोई न कोई क्या लगेगा, बल लगेगा, और वह आकर्षण बल होगा जिसकी वजह से चिपकेगा। अगर प्रतिकर्षण होता तो दूर रहता, लेकिन यह जो बल लगेगा बहुत वीक रहेगा, बहुत कम रहेगा। और बहुत कम में देखिए, वैद्युत बंध आपका बनता है केमिस्ट्री में, या केमिकल बॉन्डिंग जब होती है तो उसमें देखिएगा वैद्युत बंध बनता है, इलेक्ट्रो बॉन्ड, फिर सह संयोजक बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो बनता है वह बहुत मजबूत होता है, और उसके अलावा सह संयोजक बंध भी बहुत मजबूत होता है। लेकिन उन सब बंधों से भी कमजोर यह बंध होता है जो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में होता है, या और भी कम होता है उससे। तो इसका नाम रखा गया क्या? वान डर वाल्स। क्या नाम रखा गया? वान डर वाल्स बंध। कहिए, अगर देखा जाए, आप पहला पॉइंट पाए इसमें क्या, कि इसमें जो बंध होता है वह वान डर वाल्स, वाल्स हम लिख रहे हैं, बंध होता है, वान डर वाल्स होता है। वान डर वाल्स का मतलब है यह बंध देखा जाए तो बहुत क्या होता है, वीक, यानी कमजोर होता है, कमजोर होता है। आ जाएगा समझ में? बहुत यह बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। आप गए बंध पे, हमने बताया वैद्युत बंध बनता हुआ प्रबल होता है ज्यादा, सह संयोजक बंध होता हुआ भी कुछ उससे कम प्रबल होता है, लेकिन उससे भी कम प्रबल यह है कि इसको अलग नाम दिया गया, वान डर वाल्स बंध कहा जाता है, और इसके बीच जो बल लगेगा वह कहलाएगा क्या? वान डर वाल्स बल कहलाएगा। यही नाम दिया जाता है। ध्यान समझ लीजिएगा पहले। हमने कहा बहुत कमजोर बंध है, हम तो गए थे केमिस्ट्री में वैद्युत बंध की तरफ, लेकिन उससे भी कम है, सह संयोजक से भी कम है, इसका अलग नाम दिया गया, वान डर वाल्स बंध कहा गया। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपका बन जाएगा कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और क्या, अधिशोषक के बीच कौन सा बंध होता है? वान डर वाल्स बल होता है, या वान डर वाल्स बंध होता है। वान डर वाल्स बंध बनेगा तो बताइए, वही तो बल भी बनेगा, वही बंध। वान डर वाल्स जो बल है या बंध है, बहुत कमजोर बंध है,
थोड़ा सा अगर करेंगे तो वह हट जाएगा। आप देख लीजिए, हम अगर देखा जाए तो इंक थी, हम यहां पर लगाए और इसको जब चाहेंगे लिए उसको साफ कर दिए। बोले थोड़ा सा दिक्कत नहीं आई, लेकिन कहीं कहीं पर दिक्कत आएगी। बोलिए कोई चीज ऐसी लगा देंगे आप इस पर कि जिसको छुड़ाने में बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वह बताइए, इसका मतलब है कि वह कलर इसके साथ बंध ज्यादा बनाया कि नहीं, प्रबल बंध बनाया। लेकिन हमारी इंक जो है इसके साथ अगर देखा जाए, यहां पर वर्तमान समय में हमारी इंक इसके साथ कमजोर बंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से वह हट जा रहा है। आप इसी उदाहरण समझ सकते हैं। आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, इसमें पॉइंटर लिखवा दे रहे हैं। देखिए पॉइंटर इसलिए डलवा रहे हैं, सुनिए ध्यान से हमारी बात, कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो अगर आप पॉइंटेज लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट जो भी लिखवा रहे हैं वह भी सही रहेगा। और हमारी तैयारी है कि भौतिक अधिशोषण लिखवाएंगे, फिर रासायनिक अधिशोषण भी पॉइंट वाइज लिखवा देंगे, तो अंतर भी आप स्पष्ट कर लेंगे। हमको अंतर लिखवाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर एक में मिलाएंगे तो आप लोग अंतर कहेंगे सर लिखवाई, तो दोनों काम आपका एक ही चल जाए। ऐसा किया जाए, क्योंकि इसके बारे में तो हम लिखवा रहे हैं, एक एक स्टेप करके लिखवाएंगे, तो अलग अलग स्टेप करके लिखवाएंगे तो समझाने में भी आसानी होगी। तो लिखिएगा, चलिए भौतिक अधिशोषण हेडिंग डाले होंगे, इसमें फर्स्ट नंबर लिखिएगा। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य, अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल बंध होता है, दुर्बल बंध होता है। जिसे वांडर वाल्स बंध कह सकते हैं, जिसे वांडर वाल्स बंध कहा जाता है। लिखिएगा, वांडर वाल्स बंध कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वांडर वाल्स जो बंध है, इसमें देखिए कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना तो साझेदारी हुई है। जबकि आप वैद्युत बंध और सहसंयोजक बंध पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, अभी पिछले क्लासों मिला है 11th में। जबकि आप वैद्युत बंध और सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें एक में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और एक में क्या होती है, साझेदारी होती है। लेकिन इसमें वांडर वाल्स बंध में कोई ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता, ना तो साझेदारी होगी। इसकी विशेष खासियत रहेगी। आ जाएगा दूसरा नंबर। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति, भौतिक अधिशोषण की प्रवृत्ति अविशिष्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले पॉइंट में आप लोग नोट किए, दूसरा पॉइंट अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट होती है। दो चीजें मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। अविशिष्ट और विशिष्ट, ये दो शब्द मिलता है, हिंदी वर्ड है। अविशिष्ट और विशिष्ट, इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे आराम से, नहीं तो उस तरह नहीं समझ में आ पाएगा। आप कोई सामान घर से लेने के लिए निकलिए और बिना दिमाग लगाए किसी दुकान से ले लीजिए। बिना दिमाग लगाए जो भी मतलब सामान लेनी है, किसी दुकान से आप ले लेंगे, किसी दुकान से ले लीजिए।
तो वह कहलाता है आपकी अविशिष्ट प्रकृति कहलाएगी। आपकी वह प्रकृति क्या रहेगी? अविशिष्ट। और कोई स्पेशल आपकी दुकान रहती है ना, अगर कोई स्पेशल दुकान आपकी है कि फला जगह ही हमको लेना है, तो वह विशिष्ट कहलाएगा, वह व्यक्ति विशिष्ट कहलाएगा, और जो कहीं से भी ले सकता है वह अविशिष्ट कहलाएगा व्यक्ति। इसी समझिएगा। यहां भी तो दो हैं। अरे आप जैसे यह उदाहरण हमने दिया है, इसमें दो लोग थे, एक हम थे, एक दुकानदार था, या एक आप है, एक दुकानदार है। यहां भी तो दो लोग हैं। यह दुकानदार है, समझिए, अधिशोषक, चूंकि परमानेंट रहेगा, और यह आप जो है अधिशोष है। अब बताइए, कोई अधिशोष से जाकर किसी अधिशोषक पर चिपक जाए, सही है कि नहीं? कोई अधिशोषक किसी अधिशोषक के यहां सामान ले ले, सामान लेने का मतलब चिपक जाए, तो बताइए उसका गुण क्या रहेगा? अविशिष्ट रहेगा। अब तो समझ गए होंगे, अविशिष्ट गुण है यही। हमने उदाहरण बता दिया। क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? अविशिष्ट प्रकृति का मतलब समझ गए? अविशिष्ट प्रकृति का मतलब यह हुआ कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष से किसी अधिशोषक पर जाकर चिपक सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं, लेकिन कुछ के लिए भाई स्पेशल रहेगा। रासायनिक वाला रहेगा तो स्पेशल रहेगा। वहां पर क्या लिखा जाएगा? आपको बता दे रहे पहले, विशिष्ट लिखा जाएगा। उसकी एक दुकान परमानेंट होगी और उसका महत्व भी रहेगा। क्यों महत्व रहेगा कि नहीं? अगर कभी पैसा नहीं है तो उसको उधार भी मिल सकता है, लेकिन आप कई दुकानों से लिए रहेंगे तो कोई उधार देगा नहीं। पहले बता दे रहे हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो अब विशिष्ट रहेगा, बल्कि आप जो है क्या रहेंगे? अविशिष्ट रहेंगे। चलिए, अब दुकान की चर्चा होने लगी, कहां दुकान विशिष्ट बनाया जाए। अब जो लोग ऐसा कहते थे वह लोग अब विशिष्ट बनना चाहेंगे। चला जाके बढ़ा जाए ना, समझ में आ गया ना? क्या लिखे, कितना बोलिए? अविशिष्ट होती है, अर्थात लिखेगा, उसके आगे बढ़ाइए उसी में, अर्थात कोई अधिशोष किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ पर, कोई अधिशोष किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो सकता है। अधिशोषित हो सकता है, लेकिन भौतिक में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। क्या नंबर हुआ? 2 नंबर। याद भी होता जाए, याद करने की छोड़िए मत, बाद में समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें, एकदम दिमाग में रखते जाइए। 3रा नंबर चलिए। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। 3रा पॉइंट है उत्क्रमणीय। जिसकी साइन आप जानते हैं इस तरह होती है ना, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय एक होता है, एक उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कहने का मतलब है कि कोई अधिशोष से अधिशोषक के पृष्ठ पर लगा, फिर हट भी गया। बोलिए, फिर हट भी गया। यह क्या रहेगा बताइए? यह क्या रहेगा? यह जो है उत्क्रमणीय रहेगा। आप बताएं, हम लोग कितनों सज धज लेते हैं, सज धज लेते हैं खूब, लेकिन फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। बताइए उत्क्रमणीय है कि नहीं? जैसे थे उसी तरह फिर तो आ गए, थोड़ी देर के लिए केवल थे। तो बताइए, उसी तरह भौतिक में हमने बताया यही सब रहेगा, बस दिखावा होगा, लेकिन वास्तव में वही उसी पर सब लोगों को आना है। तो ये समझ जाएंगे ना, उत्क्रमणीय का मतलब है कि अधिशोष अधिशोषक पर लगे हैं, जब चाहे तब हट भी गए।
तो उत्क्रमणी का मतलब आगे भी गया और फिर पश्च भी। लेकिन रासायनिक में क्या होगा? एकदम परमानेंट रहेगा, हटेगा नहीं। आप लाते हैं पॉलिश करने के लिए, ऊपर पॉलिश लगाए और 10 दिन 5 दिन बाद पॉलिश उड़ गई, तो बताइए इसका मतलब है कि जो पॉलिश है वह द्रव के रूप में रहती है, वह पृष्ठ पर अच्छी तरह से पकड़ी नहीं, यानी भौतिक रूप से दिखावा केवल हुआ, जिसकी वजह से वह भाग उड़ गया, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। लेकिन कुछ क्या होती है, कुछ ऐसे भी पॉलिश है जो इसको लगा देने पर वह आजीवन, जब तक वह वस्तु रहेगी तब तक वह जकड़ा हुआ रहेगा, वही रासायनिक रहेगा। तो उसकी क्रिया बताइए क्या रहेगी? उत्क्रमणी रहेगी, अनुत्क्रमणी रहेगी, और इसकी क्रिया क्या रहेगी? उत्क्रमणी रहेगी। क्या पॉइंट हो गया? 3। चौथा नंबर चलिए, लिखिएगा। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य के क्रांतिक ताप पर भी निर्भर करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है क्रांतिक ताप को, क्रांतिक ताप पर भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, कोई बताएगा क्या क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? सभी गैस या सभी गैस का, गैस के लिए सभी गैस का अपना अपना एक क्रांतिक ताप होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल, सभी गैस का अपना अपना एक क्रांतिक ताप होता है। उस ताप पर गैस को अगर पिस्टन से दबाएंगे तो वह द्रवित हो जाएगी। क्रांतिक ताप पर या क्रांतिक ताप से नीचे है तो वह गैस, उस गैस को अगर किसी पिस्टन से आप दबाएंगे तो वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। सब हम समझा रहे हैं, रुक रुक कर, इसीलिए भले ये थोड़ा होगा, क्योंकि कई जानकारियां हम देंगे इसके माध्यम से। हमने कहा सभी गैसों का अपना अपना निश्चित क्रांतिक ताप होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको आप दिखाएंगे किससे? टीसी से दिखाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी सही है कि नहीं? क्रिटिकल टीसी, और किस में आएगा? केल्विन, केल्विन में आएगा। मान लीजिए एक उदाहरण दिखा रहे हैं समझाने के लिए। एक सिलेंडर लेंगे कोई, हम तो सिलेंडर इसी आकार में बना पाएंगे यहां फिगर में। इसमें कोई गैस ले लीजिए, गैस है, इसमें गैस रूप में है, बल्कि इसको इस तरह रहने दीजिए, गैस रूप में है, यहां तक मान लीजिए है। और देखिए यहां पर पिस्टन आप लगा दीजिएगा। पिस्टन जान रहे हैं ना सब लोग? ये सरक सकता है, मतलब अंदर जा सकता है। जैसे पंप का पिस्टन होता है जिसको आप दबाते हैं, वह पिस्टन है। यह भी पिस्टन रहेगा जिसको आप दबाएंगे नीचे, यानी यह सरक सकता है, ये परमानेंट नहीं है। इसको जब इस तरह लगा होता है, जब इसको दबाएंगे तो यह नीचे सरकेगा, तो बताइए गैसें इकट्ठा होंगी कि नहीं? गैसें इकट्ठा होंगी। और यह भी जानते रहे कि अगर पिस्टन से आप दबाते चले गए, नीचे तक दबाए, यहां तक पिस्टन आ गया, तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वह बहुत करीब आ जाते हैं, बढ़ नहीं जाएंगे, बताइए उतने संख्या में है,
लेकिन क्या हो गए, करीब आ गए। अब करीब इतना आ गए कि जैसे द्रव का मॉलिक्यूल जितना करीब होता है उतना करीब ये आ गए। तो बताइए द्रव बदल जाएंगे कि नहीं? लेकिन एक बात बता दें कि द्रव में तभी बदलेगा जब इसका टेम्परेचर, बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए यहां पर कोई गैस ले लीजिए, हम उदाहरण तौर पर ले रहे हैं भाई, अस्थाई में बता रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन ले ले, गैस ऑक्सीजन ले लीजिए, जिसका क्रांतिक ताप हम मान ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से मान रहे हैं, इसको परमानेंट मत लीजिएगा, केल्विन है, 35 केल्विन है। हम एक उदाहरण बताए कि हम एक सिलेंडर में ऑक्सीजन लिए हैं और इसका क्रांतिक ताप 35 केल्विन है, 35 केल्विन है। तो 35 केल्विन पर यह अगर देखा जाए तो पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएगा तो यह जो है क्या हो जाएगा, यह द्रव रूप में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां का टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे, जैसे इसके वातावरण का टेम्परेचर, इसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वह बल्कि है, अगर मान लीजिए 40 केल्विन है, तो बताइए इसका भी टेम्परेचर तो 40 रहेगा ना। आपको दिया है केवल कि ऑक्सीजन गैस का क्रांतिक ताप 35 केल्विन है। ऑक्सीजन गैस को किसी सिलेंडर में भर करके 40 केल्विन ताप पर जो है रखा गया है। रखा गया कि नहीं बताइए? 40 केल्विन ताप पर रखा गया। अब इसको पिस्टन लगाकर जब दबाइएगा तो यह कतई नहीं द्रव में बदलेगी। आप कितना ही पिस्टन पर बल्कि खूब जोर लगा दीजिएगा तब भी यह द्रव रूप में नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्रांतिक ताप से क्या है, अधिक है। अगर यहीं पर टेम्परेचर इसका 34 भी रहता या 33 भी रहता या 35 रहता, बराबर ही रहता, चाहे उससे कम रहता, तब इस पर दबाव डालकर तब आप द्रवित कर सकते। समझ गए ना? एक होता है रूम टेम्परेचर, जानते हैं कितना होता है रूम टेम्परेचर? यह होता है, आपको बता दें, 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको केल्विन बदलिएगा तो आप समझ रहे होंगे रूम टेम्परेचर यानी TR से दिखा रहे हैं। रूम टेम्परेचर है 25 प्लस 273, जोड़िए कितना आ जाएगा? 5 3 8 7 2 9, 5 3 8 7 2 298 केल्विन होगा। केल्विन यह रूम टेम्परेचर है, कमरे के ताप दाब पर बोला गया। कमरे के ताप दाब जहां भी अर्थ आएगा, जैसे कमरे का ताप एक माना गया है वह 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन बदलिएगा 298 केल्विन आ जाएगा। अब बताइए आप यह अगर आप अपने कमरे में ले गए ऑक्सीजन को और रख दिए तो बताइए यह ऑक्सीजन गैस रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी कि नहीं? और इसका क्रांतिक ताप तो 35 है और इसका बताइए 298 है, तो यह बताइए कभी भी द्रव अवस्था में नहीं बदल पाएगी। आप दाब डालिएगा। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? इसको किसी ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां यह ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद जब इसका टेम्परेचर 35 या 35 से जो नीचे आएगा तब आप पिस्टन डालकर इसको, पिस्टन को दबाकर इसको द्रवित कर सकते। ध्यान रहेगा ना? तो क्या आप लोग नोट किए हैं उसको भी ध्यान रखा जाए। क्या लिखे हैं? ताप पर निर्भर करता है, उसे में लिखिएगा प्रत्येक गैस का एक क्रांतिक ताप होता है। प्रत्येक गैस का एक क्रांतिक ताप होता है। प्रत्येक गैस का एक क्रांतिक ताप होता है। उस क्रांतिक ताप से कम ताप पर ही, उस क्रांतिक ताप से कम ताप पर ही गैसों पर दाब डालकर द्रवित किया जा सकता है।
गैसों पर दाब डालकर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप अधिक होने पर गैस का अधिशोषण अधिक होगा। गैस का अधिशोषण अधिक होगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्रांतिक ताप अधिक होने पर गैस का अधिशोषण अधिक होगा। हो गया? क्या पॉइंट हुआ नोट? ये समझ में आ गया सबको ना? ये याद रखेगा, वह जीके का भी पॉइंट रहेगा जो अंडरलाइन हमने करवाया। क्या हुआ पॉइंट? 4 हुआ। 5वां पॉइंट लिखिएगा। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। सक्रियण ऊर्जा इसके बारे में देखिएगा। देखिए, सक्रियण ऊर्जा का मतलब है कि जब अधिशोष और अधिशोषक या अधिशोषक के पृष्ठ पर लगेगा तो इसके लिए ऊर्जा लगती है। तो चूंकि इसके बीच बंध दुर्बल है, इसलिए ऊर्जा की भी मात्रा क्या होगी? कम होगी। ऊर्जा की भी मात्रा क्या होगी? कम होगी। और ऊर्जा की मात्रा कम होने का मतलब है कि सक्रियण ऊर्जा वही ऊर्जा होती है जो इसको अधिशोषक पर चिपकाने के लिए या सतह पर लगने के लिए लगती है, वही सक्रियण ऊर्जा होती है। तो बताइए यार, जब बंध कमजोर है तो सक्रियण ऊर्जा भी क्या होगी? कम। यही है। अब बंध अगर प्रबल रहेगा तो सक्रियण ऊर्जा क्या रहेगी? अधिक। अब बताइए समझ में आ जाएगा कि नहीं? ये 5 पॉइंट हमने डिनोट करवाया। अब आप रासायनिक अधिशोषण जब लिखिएगा, दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन रहेगा, तो सब इसका अपोजिट होता चला जाएगा। क्या अपोजिट होगा बोलिए? इसमें बंध हमने बताया वांडर वाल्स बंध है, तो उसमें लिखिएगा सहसंयोजक बंध रहेगा। कौन सा बंध रहेगा? सहसंयोजक बंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। लिख डालेंगे कौन सा बंध रहेगा? सहसंयोजक बंध रहेगा। और बताइए यह अविशिष्ट है तो वह क्या रहेगा? विशिष्ट रहेगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए? अगर आपको समझ में आ गया यह उत्क्रमणीय है तो वह अनुत्क्रमणीय रहेगा, यह उत्क्रमणीय है तो वह अनुत्क्रमणीय। बता दिए। यह इसकी सक्रिय ऊर्जा कम है तो उसकी क्या रहेगी? अधिक। यही तो बात करना। हो जाएगा कि लिखवाएं उसको भी? देखिए, एक के आधार पर आप दूसरा भी लिख ले जाएंगे तो दूसरा इसी तरह पॉइंट क्या अपने मन से लिख सकते हैं, गलत मत लिखिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है। बंध बल्कि डाल लीजिएगा सब लोग। बंध कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन दे देता है इसी में से। आप लोग कहते हैं अलग लिखवाया नहीं गया। अरे बताइए, ऑप्शनल क्वेश्चन कोई करवाएगा? इसी में से ढूंढा जाता है। रासायनिक बंध में, रासायनिक अधिशोषण में बंध होता है तो बताइए आपको तुरंत सहसंयोजक बंध पर निशान लगाना। सहसंयोजक बंध बताइए प्रबल बंध है कि नहीं? प्रबल बंध है। इसी और इसमें जो है अधिशोष से अधिशोषक से अधिक आकर्षण बल से बंधेगा। वहां पर कम आकर्षण बल था, यहां अधिक रहेगा। तो बताइए अंतर हो जाएगा नहीं? इसके बारे में भी हो गया, अंतर भी हो गया। इसके बाद आएगा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। हमने बताया इसमें कारक भी देखे लिखवाया गया। ताप है, दाब अधिक डालिएगा तो बताइए, अगर इसी पर बताइए दबाव अधिक पड़ेगा तो गैस का मॉलिक्यूल पानी की सतह पर चिपकेगा कि नहीं? ज्यादा चिपकेगा। तो दाब बढ़ाने से जो है अधिशोषण बढ़ता है। ये सब जो है कर लेना, उसको तो हम डिनोट भी करवाएं। बोलिए, अगर वह भी काम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो यह टॉपिक आपका हो जाएगा। क्या करें बोलिए? कोई दिक्कत है? एकदम देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब कहीं से भी पढ़िएगा, आप कोई बुक पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमने अविशिष्ट विशिष्ट सब समझा दिया, तो रहने देते हैं इतना।